वेलकम स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 7 और आज के लेक्चर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं? पावर के बारे में। चैप्टर हमारा चल रहा है वर्क एंड एनर्जी और ये चैप्टर एंड होने पे आ गया है। लास्ट लेक्चर हो गया शायद इस चैप्टर का, फिजिक्स का हमारा चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 का वर्क एंड एनर्जी। और आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे पावर। अच्छा, इस चैप्टर में ये तीन चीजें हमने जो स्टडी की हैं, वर्क, एनर्जी और हम स्टडी कर रहे हैं पावर। ये ऐसे वर्ड हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हुए आ रहे थे, आराम से हम डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं इन वर्ड्स का। लेकिन अब हमें पता चला कि यहाँ पे इनका कुछ एक फॉर्मूला भी होता है, इनका मतलब ये असलियत में होता क्या है ये हमको अब पता चला। जैसे कि वर्क डन के बारे में मैंने पहले ही वीडियो में समझाया था कि वर्क क्या होता है। नॉर्मली हम क्या कहते हैं, अगर कोई चीज थोड़ा सा भी मूव हो जाए, ठीक है, तो हम कहते थे कि अगर एक जगह दूसरी जगह चली जाए तो हम कहते थे वर्क डन हो गया। लेकिन अब हमें पता चला कि उसमें भी कंडीशन होती है, फोर्स होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, दोनों परपेंडिकुलर नहीं होने चाहिए, फोर्स जीरो नहीं होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। तो उसमें कई सारी चीजें हमें पता चली। इसी तरीके से एनर्जी की भी हमें चीजें कई पता चली कि एनर्जी का भी फॉर्मूला होता है, एनर्जी कितने टाइप्स की होती है और एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट होती है एनर्जी, ठीक है। इसी तरीके से अब हम स्टडी करेंगे पावर के बारे में। हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं पावर जो वर्ड है, लेकिन अब हम समझेंगे ये एक्चुअल में है क्या, इसका फॉर्मूला वगैरह भी देखेंगे अब हम, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। पावर, तो डेली लाइफ में जब हम पावर वर्ड यूज करते हैं तो हमें कुछ मतलब ऐसा फील आता है, मतलब कि पावर वर्ड सुनते ही कि मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी हो, वो इंसान बहुत ज्यादा वर्क कर सके, तो हम कहेंगे कि हाँ वो इंसान पावरफुल है। कुछ इस टाइप का सेंस हमारे दिमाग में आ जाता है। पावर एक्चुअल में क्या है? ये है रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लो एक काम है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पे उसकी रूफ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है। रूफ है बिल्डिंग की, उस पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, जो हॉरिजॉन्टल है, जो ग्राउंड है हमारा, यहाँ पे 300 ब्रिक्स हैं। 300 ब्रिक्स यहाँ पे पड़ी है। ब्रिक्स मतलब समझ में आ रहा है ना, ईंटें जो होती हैं जिनसे बिल्डिंग बनती है, वो यहाँ पे 300 यहाँ पे है ग्राउंड पे। अब कंस्ट्रक्शन का काम तो यहाँ पे चल रहा है ऊपर, ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अच्छा, अब यानी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे, तो यानी इन ब्रिक्स को यहाँ ले जाना पड़ेगा। और ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे, इसमें क्या कहते हैं हम? लिफ्ट। लिफ्ट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है? स्टेयर्स बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे इस बिल्डिंग में स्टेयर्स बनी हुई है, मतलब एक इंसान को यहाँ से स्टेयर पे से इस तरीके से स्टेयर पे से जाना पड़ेगा अगर जाता है तो वो। अच्छा, अब इस बिल्डिंग में स्टेयर्स हैं, ठीक है, 300 ब्रिक्स हैं। अच्छा, दो इंसान है यहाँ पे काम करने वाले, ठीक है, दो इंसान है यहाँ पे काम करने वाले। अब दोनों से पूछा गया, मतलब चलो एक पैरेलल कंडीशन ले लेते हैं, ठीक है। दोनों को ही कहा गया कि भाई 150 ब्रिक्स ये ले जाए और 150 ब्रिक्स ये ले जाए, मतलब ये कितनी ब्रिक्स ले जाएगा? 150। ये कितनी ब्रिक्स ले जाएगा? 150। दोनों को बराबर बराबर ब्रिक्स हमने दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी कि तुम भी इतनी ले जाओ, तुम भी इतनी ले जाओ, ठीक है। अच्छा, चलो इनको कुछ नाम दे दें, ऐसे ही अच्छे नहीं लग रहे ना, ऐसे पता नहीं क्या बना दिए माचिस की तीली जैसे, ठीक है। इनको कुछ नाम दे देते हैं, क्या नाम दिया जाए इनको? ये हमारे मान लेते हैं न्यूटन, न्यूटन और आइंस्टीन, ठीक है। इन दोनों को मैंने नाम दे दिए, ठीक है, न्यूटन और आइंस्टीन। अच्छा, तो अब इनको हमने बराबर ब्रिक्स ले जाने को कह दिया। अच्छा, अब न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन ने ले जाना शुरू किया, दोनों ने अब काम शुरू करना शुरू कर दिया। तो न्यूटन को यही 150 ब्रिक्स यहां ऊपर तक ले जाने के लिए लगे 3 आवर्स। न्यूटन को यही 150 ब्रिक्स ऊपर तक ले जाने के लिए 3 आवर्स लगे, ठीक है। और आइंस्टाइन ने ये काम जो था वो 1 आवर में कंप्लीट कर दिया, ठीक है। आइंस्टाइन ने ये काम 1 आवर में कंप्लीट कर दिया। इसको लगा 1 आवर और इसको लगा 3 आवर्स, ठीक है। तो अब इस केस में एक काम दोनों के पास बराबर है, दोनों को ही 150 ब्रिक्स को ऊपर लेके जाना है, ठीक है। लेकिन इसने ये काम थोड़ा टाइम लगा के किया।
इसने जल्दी कर दिया, तो हम क्या कहेंगे, इनमें से कौन सा इंसान ज्यादा पावरफुल है, आइंस्टाइन या न्यूटन? कौन ज्यादा पावरफुल है, आइंस्टाइन या न्यूटन? तो हम सब जानते हैं आइंस्टाइन ने, क्योंकि सेम काम तो दोनों का सेम था, लेकिन उसने जल्दी कर दिया, तो आइंस्टाइन न्यूटन से ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, आइंस्टाइन जो है वो न्यूटन से ज्यादा पावरफुल है। तो यहां पे हमने क्या किया, हमने देखा वर्क डन इनका जो एक पर यूनिट टाइम, हमने देखा यूनिट टाइम। ठीक है, हम देखते हैं यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में किसने ज्यादा वर्क किया, हम वो देख रहे हैं। ठीक है, यूनिट टाइम में किसने ज्यादा वर्क किया। अब देखो यूनिट टाइम क्या होता है, यूनिट में पहले भी बता चुका हूं बहुत बार, क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड 1 हो, यूनिट कुछ भी हो सकती है, कंडीशन पे डिपेंड करती है यूनिट। जैसे कि यहाँ पे हम चलो यूनिट टाइम को मान लेते हैं 1 आवर, 1 आवर जो है वो हमारा यूनिट टाइम है। तो 1 आवर में ये क्या है हमारा यूनिट टाइम। 1 आवर में आइंस्टीन ने कितनी ब्रिक्स को ऊपर भेजा, 150। आइंस्टीन ने तो 150 ब्रिक्स को ही ऊपर पहुंचा दिया ना 1 आवर में, लेकिन न्यूटन ने 150 ब्रिक्स को ऊपर ले जाने के लिए 3 आवर्स लगाए। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि 1 आवर में 50 ब्रिक्स को ले गया होगा ये ऊपर, 50 ब्रिक्स को 1 आवर में ऊपर ले गया होगा। तो न्यूटन ने कितना वर्क किया, 50। अब ऐसा भी मान लेते चलो, ठीक है, ये हमने मतलब कैलकुलेट कर लिया हमने, अगर 3 घंटे में 150 है तो 1 घंटे में कितनी होगी, 50 सीट हो गई। ठीक है, अच्छा, अब टाइम दोनों का सेम था, इसने ज्यादा काम किया, इसने कम काम किया, तो कौन ज्यादा पावरफुल हुआ, आइंस्टाइन ज्यादा पावरफुल हुआ ना। जो कम टाइम में ज्यादा वर्क डन कर दे वो हम कहेंगे कि ज्यादा पावरफुल है। यानी पावर के लिए हम क्या चेक कर रहे हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये हमने क्या चेक किया यहाँ पे, वर्क डन, इन्होंने वर्क डन कितना किया और पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये हम चेक करते हैं पावर के लिए। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी हम रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये जो लिखा हुआ है ना, ये यही लिखा हुआ है, रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब है वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये यही लिखा हुआ है यहां पे। ठीक है, तो अब देखते हैं थोड़ा इसका फॉर्मूला वगैरह देखते हैं। समझ आया, हमने क्या चेक किया कि भाई टाइम हमने दोनों को सेम दिया, 1 आवर 1 आवर हमने यूनिट टाइम ले लिया। अब यूनिट टाइम में कौन ज्यादा वर्क कर पा रहा है, तो हम कह देंगे उसकी पावर ज्यादा है। अब मैं देखूंगा कि क्या होता है, कई बार एनर्जी और पावर में कंफ्यूजन हो जाता है कि फिर एनर्जी क्या था, एनर्जी भी तो यही था, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। ठीक है, पावर, तो ये क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसी को हम और करके लिख लेना, और क्या कह सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका यानी जो फॉर्मूला बनेगा, पावर को हम डिनोट करेंगे पी से। ठीक है, पावर को, इसका जो फॉर्मूला बनेगा, अब देखो वर्क डन, यानी वर्क डन आ गया फॉर्मूले में, पर यूनिट टाइम। जब भी हमें ये करना होता है, वेलोसिटी का एग्जांपल याद करो, वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो वहां पे क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहाँ पे क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो यानी वर्क डन अपॉन टाइम, ये होता है हमारा पावर का फॉर्मूला। वर्क डन को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो हमें पावर मिल जाएगी कि वहां पे उस आदमी इंसान की कितनी पावर है। पावर क्या है, वो इंसान पर यूनिट टाइम में कितना वर्क डन कर रहा है, वो है उसकी पावर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। यूनिट की बात करते हैं, यूनिट पे आते हैं पावर की। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, टाइम की यूनिट सेकंड, ऐसा यूनिट टाइम की होती है सेकंड। तो वर्क पावर की यूनिट क्या होगी, जूल पर सेकंड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। ठीक है, पावर की यूनिट क्या होगी, जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड को, इसको हमने एक और नाम दे दिया वाट। इसी जूल पर सेकंड, हमें ऐसा लंबा लग रहा था बोलने में कि जूल पर सेकंड, ऐसे लंबा लग रहा, हमने कह दिया इसको वाट। वाट जेम्स वाट के नाम पे रखा गया है, जिनका नाम आपने सुना होगा। इन्होंने क्या किया था, स्टीम इंजन के डिजाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, थोड़ा उसको बेटर बनाया था। ठीक है,
तो वाट, इसका हमने नाम रख दिया जूल पर सेकंड का वाट। तो यानी पावर की अगर कोई पूछे कि पावर की एसआई यूनिट क्या है, तो वो है वाट। ठीक है, वाट को और भी हम क्या कह सकते हैं, जूल पर सेकंड कह सकते हैं। ठीक है, इतना नोट करो। अच्छा एक चीज देखो, वर्क डन हो रहा है, अगर वर्क डन होता है तो वर्क डन होता है तो वहां पे कोई ना कोई एनर्जी प्रेजेंट होती है, एनर्जी कंज्यूम होती है। मान लो यही जो हमारे दो इंसान थे न्यूटन और आइंस्टाइन, ये जब वर्क डन कर रहे थे तो वर्क डन तभी तो करेंगे जब इनके पास कुछ एनर्जी होगी, और वर्क डन करने में वो एनर्जी क्या होगी, वर्क डन में कन्वर्ट होगी ना। भाई क्या होता है, एनर्जी जो है वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है और वर्क डन में एनर्जी बन जाता है। ठीक है, सिस्टम चेंज हो जाता है, इसकी एनर्जी उसका वर्क डन बन जाती है। ठीक है, यही तो होता है, ये हम पिछले वीडियो में कई बार देख चुके हैं। ठीक है, तो यानी उनका जो उनके पास कुछ एनर्जी रही होगी जिससे उन्होंने ये वर्क डन किया। तो यानी ये वर्क डन जो है, इस वर्क डन की वजह से कहीं ना कहीं पे कोई एक एनर्जी होगी जो कंज्यूम हुई होगी, उन दोनों की एनर्जी क्या हुई, कंज्यूम हो गई। एनर्जी उनके पास थी, एनर्जी खर्च हो गई, ये वर्क डन करने के लिए उनकी एनर्जी खर्च हो गई। ठीक है, उन्होंने वर्क डन कर दिया और एनर्जी उनकी हो गई खत्म, अब उनके पास फिर कोई एनर्जी नहीं बची। ठीक है, तो यानी एनर्जी कंज्यूम हुई, तो यानी वर्क डन को हम एनर्जी कंज्यूम्ड भी लिख सकते हैं, क्योंकि भाई जितना वर्क डन हुआ उतनी ही एनर्जी खर्च हुई होगी। ठीक है, जितना वर्क डन किया उतनी एनर्जी खर्च हो गई। ठीक है, तो यानी वर्क डन की जगह पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टाइम, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला कहां पे काम आएगा, ये वाला फॉर्मूला काम आएगा जब हम बात करेंगे किसी मशीन के बारे में। मान लो एक मोटर है, ठीक है, एक मोटर पंप जो होती है ना, पानी को जो पंप करती है, वो वाली एक मोटर है हमारे पास, वो एक पंप है हमारे पास। अब हमें पता है कि वो 1 घंटे में या फिर 3 घंटे हमने उसको चलाया, उस पंप को हमने 3 घंटे तक चलाया और उसने 3 घंटे के अंदर 1500 जूल एनर्जी कंज्यूम की। एनर्जी कंज्यूम करेगा, है ना, तो उसने 1500 जूल एनर्जी कंज्यूम कर दी। अब हमें उसकी पावर निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, एनर्जी कंज्यूम डिवाइडेड बाय टाइम जो कि 3 आवर था, तो हमें उसकी पावर मिल जाएगी। ठीक है, एनर्जी कंज्यूम, यानी उसने अब एक चीज देखो, अगर उसने क्या कहते हैं, जो हमारी पंप थी उसने 1500 जूल अगर एनर्जी कंज्यूम की है, तो उसने उतना ही वर्क डन किया होगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ठीक है, पूरी बात तो सुन लिया करो, ऐसा कंपलसरी नहीं है, क्योंकि सुनो हुआ क्या होगा, देखो चलो इसको मैं इरेज करके पूरी स्टोरी समझाता हूँ। कहानी में कोई स्टोरी की तरह सुनना, मजेदार, कि कोई भी मशीन जो होती है उसमें ऐसा नहीं होता कि जितनी एनर्जी उसने कंज्यूम्ड की उसने 100% वर्क डन कर दिया उतना, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसी मशीन बनाना ही इम्पॉसिबल है, ऐसी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है जो कि जितनी एनर्जी कंज्यूम करे उतना वर्क डन कर दे एग्जैक्टली इक्वल। उसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं, देखो इसको नोट कर लिया, ऐसे इरेज करो फटाफट से, याद रखना लेकिन दिमाग में। ठीक है, अब देखो ये बिल्कुल अब मैं एक स्टोरी सुनाता, एक पंप की, एक पंप मोटर पंप की कहानी। ठीक है, ऊपर हेडिंग डाल के लिख लो, मोटर पंप की कहानी। ठीक है, ये मान लो ये हमारी पंप। ठीक है, अच्छा इसको हमने क्या दिया, इसको हमने दी एनर्जी, इसको हमने क्या दी, इसको हमने दी बहुत सारी एनर्जी, एनर्जी हम इसको देते जा रहे थे। ठीक है, इसको हमने एनर्जी दी, उसके बदले में इसको क्या करना चाहिए था, इसको करना चाहिए था वर्क डन। वर्क डन कैसे, अब मान लो भाई ये क्या करेगी, ये फोर्स लगाएगी, फोर्स लगाएगी और वाटर को, वाटर पंप है ना, वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी, वाटर एक जगह से दूसरी जगह गया यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, और इसने कुछ फोर्स लगाया ना, तभी तो वाटर को इधर से उधर ले गई, तो यानी फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन इसका होगा। इसने यानी कुछ यहाँ पे वर्क डन किया, वर्क डन किया, करना भी चाहिए था भाई, हमने बनाया ही इसको इसलिए कि हम इसको एनर्जी तो दे देंगे, लेकिन ये हमको पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, हमारे वाटर को। ठीक है, हमने इसको बनाया ही इसलिए था। अब क्या हुआ, हमने जितनी एनर्जी दी थी
अब भाई ऐसा तो नहीं है ना कि पूरा वर्क डन। भाई जब याद करो, जब कोई भी पंप चलती है, पंप चलने की आवाज आती है, पंप चलती है तो उसमें से आवाज आती है ना कुछ। इंडक्शन मोटर, 3 इडियट देखी हो तो, इंडक्शन मोटर चलती थी तो उसकी आवाज कैसी होती थी, ठीक है। कोई भी पंप है, वो अगर काम कर रही है, वो अगर चल रही है तो उसमें से आवाज निकलेगी, है ना। आवाज यानी क्या होती है, साउंड, साउंड हो गई। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। अच्छा, कोई पंप चल रही है, 3 घंटे तक चल रही है, 3 घंटे बाद जरा उसको छू के देखना, जरा गर्म हो जाती है वो 3 घंटे तक चलने के बाद। मतलब अगर एक टाइम के बाद पंप क्या होता है, चलते चलते वो गर्म हो जाती है, हीटअप हो जाती है। तो यानी पंप क्या हो गई, हीटअप भी हो रही है, साउंड भी बन रही है। हीट, हीट बन रही है, साउंड बन रही है। साउंड और हीट क्या है, दोनों हमारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। भाई यहां से हम इस पंप को क्या दे रहे थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे थे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो दे रहे थे हम इसको, इलेक्ट्रिसिटी तो दे रहे थे, करंट से ही तो चलती है ये। इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे थे, हम इससे एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि ये वर्क डन करे। लेकिन इस यहाँ पे क्या कर रही है, जब ये काम कर रही है तब ये बहुत ज्यादा साउंड भी कर रही है और हीट भी जनरेट हो रही है। साउंड और हीट दोनों क्या है, हमारे एनर्जी के ही तो फॉर्म्स हैं। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम इसको टोटल दी, मान लेते हैं 100 जूल दी, 100 जूल हमने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दी, तो उसमें से मान लो 2 जूल तो साउंड बन गई और 3 जूल जो थी वो हीट बन गई। भाई एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है ना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो ये 100 जूल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, ये 2 जूल तो साउंड एनर्जी बन गई, इसके 3 जूल जो थे वो हीट एनर्जी बन गए। बचा कुचा जो था, बचा कुचा कितना हो गया, 95 जूल, ये इसने वर्क डन कर दिया। ठीक है, 95 जूल ये इसने कर दिया वर्क डन। तो इस तरीके से क्या हुआ, जितनी एनर्जी दी थी हमें उतना वर्क डन नहीं मिला, थोड़ी सी एनर्जी क्या हुई हमारी वेस्ट हो गई। यहां पे हम कह सकते हैं कि वेस्ट हो गई, क्योंकि हमें हमें किसी काम के, हमें तो नहीं चाहिए ना साउंड। भाई मशीन साउंड क्रिएट कर रही है, हमें तो नहीं चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना कि हमें चाहिए वो साउंड, हमें मजा आ रहा है उस आवाज को सुनने में, ऐसा तो नहीं है ना, हमें तो नहीं चाहिए। तो यानी वेस्ट हो गई यहाँ पे, हीट भी वेस्ट हो गई। अब ऐसा तो नहीं है ना उस पंप पे हम रोटी सेक लेंगे, अगर उसमें से हीट निकल रही है तो वो हीट भी वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये समझ में आया। यानी ये जो फॉर्मूला हमने बनाया अभी, एक तो पावर के हमने 2 फॉर्मूले देखे, एक तो वर्क डन अपॉन टाइम था, एक क्या था, एनर्जी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला 100% करेक्ट नहीं है, लेकिन फिजिक्स में, सुनो तो सही, फिजिक्स में अब ऐसा होता है तो हम क्या करें, ऐसा होता है फिजिक्स में, जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें आइडियल मशीन दी होगी। आइडियल, आइडियल मतलब क्या होता है, जो कि मतलब एक आइडियल जैसा कि हम सोच सकते हैं बस, लेकिन रियलिटी में कोई भी चीज आइडियल नहीं होती। हमने एक ऐसी मशीन इमेजिन कर लेते हैं हम फिजिक्स में प्रॉब्लम करते टाइम, जो कि हम जितनी उसको एनर्जी दें उतना ही वर्क डन कर देंगे। ये बस एक अजम्पशन है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं यहाँ पे मैं, ये कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे। ये सिर्फ एक अजम्पशन है, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे सिर्फ ये एक अजम्पशन है। ठीक है, अजम्पशन क्या है कि एक यहाँ पे ये मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, एक क्वेश्चन है जहां पे तुम्हें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, अभी हम करके भी देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है जहां पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो उस क्वेश्चन में एक ऐसी मशीन दी गई होगी तुमको, जो कि जितनी एनर्जी यहाँ पे दोगे वो पूरी की पूरी वहां पे वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी, उसमें से ऐसा कुछ भी नहीं निकलेगा, ये सब उसमें से नहीं मिलेगा तुमको। ठीक है, यहाँ पे भी 100 जूल वर्क डन ही मिलेगा। ऐसी मशीन क्वेश्चन में दी होगी, लेकिन क्वेश्चन में लिख के दे दी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसी मशीन एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसी मशीन एग्जिस्ट ही नहीं करती जो कि जितनी एनर्जी ने उसका पूरा वर्क डन कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में उतना अप्लाई नहीं होगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ सकती है, क्योंकि देखो अभी हमने क्या था, ये 2 जूल निकली, ये 3 जूल निकली, तो यहाँ पे 95 जूल जो था वो वर्क डन था। तो 100 और 95 कहीं आसपास की ही वैल्यूज हैं, तो आसपास की अप्रोक्सीमेटली तो वैल्यूज दे देगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा रियल लाइफ में। क्वेश्चन में ये एग्जैक्टली वैल्यू देगा। ठीक है, क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि ये जो साउंड और हीट निकलते हैं बहुत कम होते हैं, ये बहुत कम एनर्जी होती है। ठीक है, मैक्सिमम जो था वो तो वर्क डन हो गया, बहुत कम जो थी वो यहाँ पे वेस्ट हो गई। तो इस फॉर्मूले से रियल लाइफ में अगर हम यूज करते हैं तो इससे अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। इसको मान लो हमने 2 जगह यूज किया, एक तो क्वेश्चन करते टाइम
जो कि क्वेश्चन दिए ही इस तरीके से, तब भाई हम क्या करें, एग्जामिनर देगा ही इस तरीके का क्वेश्चन, एग्जामिनर ही इस तरीके का क्वेश्चन दे रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं थोड़ी तुम्हारा एग्जाम बना रहा हूँ। एक तो क्वेश्चन हो गया, एक हो गया रियल, एक तो क्वेश्चन हो गया, एक रियलिटी। तो क्वेश्चन में तो ये 100% वर्क करेगा, रियल लाइफ में अप्रोक्स वैल्यू देगा, ये अप्रोक्स वैल्यू देगा रियल लाइफ में, ठीक है। इसकी स्टोरी समझ में आई पंप की, नोट करो इतना। अच्छा, पावर जो है ना, ये पावर की जो यूनिट है वॉट, ये वाट जो यूनिट है ये बहुत छोटी यूनिट है, ये बहुत ही ज्यादा छोटी यूनिट है। मतलब रियल लाइफ में अगर हम देखें तो हम जो मैं जो बोल अभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यानी बोल रहा हूँ तो यानी कुछ वर्क कर रहा हूँ, मेरी एनर्जी तो कंज्यूम हो रही है ना ये बोलते टाइम, ठीक है, तो यानी मैं कुछ वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। वर्क क्या हो रहा है, अब देखो मेरे पास कुछ एनर्जी है, वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, साउंड एनर्जी में बोल रहा हूँ ना, तो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है वो मेरी जो एनर्जी है, तो यानी एनर्जी मेरी कुछ कंज्यूम हो रही है, और कुछ टाइम टाइम के साथ एनर्जी कंज्यूम होती जा रही है धीमे धीमे, यानी कुछ पावर होगी यहाँ पे मेरी कुछ पावर होगी बोलने की, ठीक है। लेकिन ये जो वाट है ना, ये बहुत छोटी यूनिट है, मेरी जो बोलने की पावर है ना इस टाइम, वो इस वाट से कहीं गुना ज्यादा है, 1 वाट से कहीं गुना ज्यादा, मान लो वो होगी 1000 वाट, 1000 वाट हो गई मान लो, तो 1 वाट जो है वो बहुत छोटी यूनिट है, रियल में हमको ये यूनिट इतना देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पे हम पावर की कुछ बड़ी यूनिट्स का यूज करते हैं, बड़ी यूनिट, समझ लो, जैसे कि मान लो दो शहर के बीच की दूरी है, दो शहर के बीच का डिस्टेंस नापना है, ठीक है। तो अब ऐसा तो नहीं करोगे ना कि सेंटीमीटर में नाप रहा है कि एक शहर दूसरे शहर से कितना दूर है, दिल्ली और हैदराबाद की दूरी निकालनी है, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में निकालते फिर रहे हैं हम कि इतने मिलीमीटर दूर है दिल्ली से हैदराबाद। तो उस केस में क्या है, मिलीमीटर जो बहुत ही छोटी यूनिट है, बहुत ज्यादा छोटी यूनिट, ठीक है, उसको हम यूज नहीं कर सकते, वहां पे हमको चाहिए बड़ी यूनिट, जैसे कि किलोमीटर, माइल्स, ठीक है, इस तरीके से बड़ी यूनिट्स चाहिए वहां पे हमको। इसी तरीके से पावर की कुछ बड़ी यूनिट्स को देखते हैं। एक इसकी यूनिट हो गई किलो वाट, किलो वाट, इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं केवी, के डब्ल्यू, के डब्ल्यू, ठीक है, किलो वाट। ये किसके बराबर होती है, 1000 वाट के, 1000 वाट को हम बोलते हैं किलो वाट, जैसे 1000 मीटर को हम किलोमीटर बोलते हैं, 1000 ग्राम को हम किलोग्राम बोलते हैं, इसी तरीके से 1000 वाट को हम किलो वाट बोलते हैं। 1000 जहां पे दिखा वहां पे तुम लगा दो किलो, इसके बाद कोई भी यूनिट हो, 1000 ग्राम है तो किलोग्राम, 1000 सेकेंड है तो किलो सेकेंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 को ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻³ कोई दिक्कत थोड़ी है। एक और यूनिट की बात करें, 1 मेगावाट, कैपिटल एम और डब्ल्यू याद रखना, कैपिटल एम होगा यहाँ पे, कैपिटल एम मेगा के लिए, मेगावाट इज इक्वल टू कितना होता है, 100000 कितने जीरो होगा भाई, 1 2 3 4 5 6 वाट, ठीक है, जीरो भी नहीं बनना है ढंग से। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻⁶ जैसे इसको 10⁻³ लिख दिया, वैसे 10⁻⁶ 1 मेगावाट यानी किसके बराबर, 10 लाख वाट के, 10 लाख वाट के बराबर होता है 1 मेगावाट, ठीक है। तो ये बड़ी यूनिट्स हैं। एक और यूनिट होती है पावर की, जिसमें कि हम क्या एक्सप्रेस करते हैं, कार, जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनकी जो पावर होती है, मतलब वर्क डन करने की रेट ऑफ डूइंग वर्क, वो भी तो वर्क डन करते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क जो हमारे व्हीकल्स का होता है उसके लिए हम एक पावर यूज करते हैं, हॉर्स पावर, मतलब यूनिट यूज करते हैं हॉर्स पावर, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में एचपी, ठीक है, हॉर्स पावर। तो ये क्या होता है, 1 HP जो होता है इज इक्वल टू होता है 786, 786 नहीं 746 शायद,
ये होता है कितना होता है 746 वाट के बराबर होता है हमारा ये, ठीक है। क्या हो गया 1 HP जो होता है वो होता है 746 वाट के बराबर। इसको हम पहले यूज करते क्योंकि देखो पहले क्या होता था, पहले किसी के पास कार, पहले कार जब इन्वेंट नहीं हुई थी तब क्या होता था, बैलगाड़ी होती थी, रथ होते थे, ठीक है, रथ वगैरह होते थे उस टाइम पे, ठीक है। रथ को हम क्या बोलते हैं, चैरियट, ठीक है। वो सब हुआ करता था उस टाइम। क्या होता था, यानी जो वर्क डन करता था वो कौन करता था, हॉर्सेस होते थे, उसमें हॉर्सेस होते थे, ठीक है। हॉर्सेस घोड़े जो होते थे वो वर्क डन करते थे वहां पे, ठीक है। लेकिन उसके बाद कार इन्वेंट हो गई तो वही काम हम कार से करने लगे। तो यानी तब वहां पे जब शुरुआत में कार जब बनना शुरू हुई, मतलब अब वही सिस्टम चलता हुआ आ रहा है तब से अभी तक, ठीक है। तो कार की व्हीकल्स की जो पावर होती है उनको हम एचपी में बता के देते हैं। कोई ऐड देखना कभी, जब भी ऐड वगैरह आते हैं ना, कार वगैरह के ऐड तो आते हैं ना, उसमें देखना नीचे लिखी रहती है इस कार की पावर कितनी है, तो वो एचपी में लिखी रहती है, ठीक है। एचपी में लिखी रहती है वो पावर। जितनी ज्यादा कार की पावर होगी उतना जल्दी वो क्या कहते हैं, उतनी हाई स्पीड तक उतना जल्दी वो एक्सेलरेट हो सकती है। मान लो चलो देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, छोड़ो मानना वानना छोड़ो, ये यूनिट याद रखना ही दोनों, ये और इसको भी याद रख लो, अब लिख दिया तो ठीक है। और ये दोनों फॉर्मूले याद रखना, क्वेश्चन करते टाइम दोनों अप्लाई कर सकते हैं लेकिन रियल लाइफ में अप्रोक्सीमेटली अप्लाई हो जाते हैं। अप्लाई करने को कर दो लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। मान लो दो कार है हमारे पास, कार 1 कार 2, मान लो एक हमारी सियाज है और एक स्विफ्ट है, ठीक है। एक हमारी सियाज है, एक स्विफ्ट है। अब इसकी जो पावर है, इसकी पावर ज्यादा है, इसकी पावर जो है वो थोड़ी कम है। तो अगर मैं बात करूं कि 0 से 4, मैंने इनको चलाना शुरू किया और 4 सेकंड तक मैंने इनके एक्सेलरेटर दोनों कार को चलाया मैंने, और दोनों कार के केस में क्या किया, जैसे ही मैं कार के अंदर बैठा मैंने इसको स्टार्ट कर दी, फुल एक्सेलरेटर दबा दिया, फुल एक्सेलरेटर। तो 4 सेकंड बाद कौन सी कार जो है वो ज्यादा वेलोसिटी गेन कर पाई। भाई एक्सेलरेटर हम जब पुश करते हैं तब क्या होता है, कार की वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, होती जाती है। तो इनके इसके केस में जब हुआ तब मैंने देखा कि 4 सेकंड बाद ये तो पहुंच गई 150 पे, 150 क्या, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर पे पहुंच गई। ये जो थी ये पहुंच पाई 100 किलोमीटर पर आवर पे। तो यानी अब मैं क्या करूंगा, इसकी जो हॉर्स पावर है वो ज्यादा है, एक्सेलरेशन इसका ज्यादा है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। देखो टाइम तो अब यहाँ पे दोनों का 4 सेकंड लिया था, इसकी वेलोसिटी 0 से 150 हो गई, यानी 150 चेंज हुआ। यहाँ पे 0 से 100 ही तो यानी 100 चेंज हुआ, चेंज ज्यादा है यहाँ पे, चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा डिवाइडेड बाय टाइम तो सेम है, तो यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, ठीक है। ये हो गया इसका केस। अच्छा एक और पॉइंट बचता है, थोड़ा छोटा सा ही पॉइंट है, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो। अगर मैं बात करूं वर्क की यूनिट, यहां से देखो इसको अगर मैं टाइम को इधर ले आता हूं, टाइम को मैं इधर ले आऊं तो वर्क डन क्या बन जाएगा, पावर इनटू टाइम, वर्क डन हुआ पावर इनटू टाइम बन गया। यहां से अगर हम वर्क की, और ये देखो एनर्जी के केस में भी सेम है, अगर मैं टाइम को इधर ले आऊं तो एनर्जी क्या हो गई, एनर्जी की पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू एनर्जी, इज इक्वल टू एनर्जी, एक ही बात है ना, वर्क डन और एनर्जी तो बराबर होते हैं, इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। यानी यहां से अगर मैं वर्क डन और एनर्जी की एक और यूनिट निकालना चाहूं तो क्या निकल सकती है, पावर की यूनिट को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, पावर की यूनिट मैंने ले ली किलोवाट, किलोवाट, ठीक है, और टाइम की मैंने ले ली आर, आर ले ली मैंने टाइम की यूनिट, ठीक है। तो यहां पे वर्क और एनर्जी की हमारे पास एक और यूनिट बन गई किलोवाट आर, किलोवाट आर, ठीक है। तो ये किलोवाट आर जो होता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी मेजर होती है, इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल आते हैं हमारे घर में उनमें जो
इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी, हम देखो बिल जो हम देते हैं वो किसका देते हैं, हम करंट का नहीं देते, हम उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पे करते हैं जिसको हम यूज कर रहे हैं। हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज किया और उसका हमने बिल दे दिया, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो जो बिल आता है उसमें जो एनर्जी लिखी हुई आती है कि आपने इतनी एनर्जी कंज्यूम की, तो वो किलोवाट आवर में लिखी हुई आती है। तो वहां पे कंफ्यूज मत होना, अगर कभी बिल तुम्हारे सामने आए किलोवाट है तो यहाँ पे पावर होगी, किलोवाट आर का मतलब है एनर्जी, किलोवाट आर क्या बन गई, एनर्जी की यूनिट। पावर की यूनिट तो सिर्फ ये थी इसमें, लेकिन टाइम का मल्टीप्लाई होगा तो ये एनर्जी की यूनिट बन गई, या फिर हम कह सकते हैं वर्क डन बन गया। देखो ना फॉर्मूले से, टाइम को अगर हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी यूनिट क्या बनती है, पावर की यूनिट मल्टीप्लाइड बाय टाइम की यूनिट। ये देखो पावर की यूनिट मल्टीप्लाइड बाय टाइम की यूनिट, तो यहाँ पे ये क्या होती है, एनर्जी की यूनिट होती है, या फिर यही क्या होती है, वर्क डन की भी यूनिट होती है, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं एक, ठीक बात, इसको पूरे को इरेज कर दो। अब एक क्वेश्चन ऐसा देते हैं कि उसमें पूरे चैप्टर को समराइज करते हो क्वेश्चन, ठीक है, पूरे चैप्टर को समराइज कर दे, पूरा चैप्टर उसमें यूज होता है, ठीक है। एक कूलर है, कूलर नहीं छोड़ो, तुम्हारा घर है, ठीक है, जो तुम जिस घर में तुम रहते हो, मान लो ये तुम्हारा घर है इस तरीके से, और यहाँ पे ग्राउंड है, ठीक है, छोड़ो, बल्कि ये भी नहीं, ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, मतलब हॉरिजॉन्टल जो सरफेस होती है, सरफेस पे यहाँ पे बना हुआ है तुम्हारा एक घर, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा एक घर बना हुआ है, ठीक है, घर बना हुआ है, अच्छा। अब घर बना हुआ है तो घर के ऊपर क्या होता है, घर की छत पे क्या होती है, वाटर टैंक रखा होता है, वाटर टैंक रखा होता है घर की छत पे, ठीक है, छत पे ही रखते हैं वाटर टैंक को, वाटर टैंक जो है छत पे रखा हुआ है। यहाँ पे लगी हुई है पंप, घर में पंप लगी होती है ना, सबमर्सिबल बोलते हैं इसको, वाटर पंप लगी होती है कहीं पे, ठीक है, तो ये पंप लगी हुई है यहाँ पे। ये पंप क्या कर रही है, यहाँ पे अंडरग्राउंड एक क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड यहाँ से जमीन के नीचे से पानी खींच रही है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे डिगिंग की गई है, और ये पंप क्या कर रही है, जो पंप है हमारी, ये क्या कर रही है, नीचे से वाटर को ऊपर भेज रही है, यहां से इसने वाटर को क्या कहते हैं ऊपर पुल किया, और इसको ऊपर यहाँ पे वाटर टैंक तक भेज दिया इस पंप ने। तो यहाँ पे देखो तुम्हारे घर की जो हाइट है वो मान लेते हैं वो है 10 मीटर, ये जो तुम्हारे घर से जो वाटर लेवल है वो मान लेते हैं 60 मीटर पे, 60 मीटर हो गया, ठीक है, इसने, और क्या ले सकते हैं, 5 मिनट में, 5 मिनट में इसने क्या किया, इस 5 मिनट में इस पंप ने 15 केजी वाटर को ऊपर भेज दिया। 5 मिनट में इस पंप ने 15 केजी वाटर को ऊपर भेज दिया, मतलब यहां से उठा के यहां भेज दिया, यहां से यहां भेज दिया 15 केजी वाटर को 5 मिनट के अंदर। तुम्हें बताना है इसकी पावर कितनी है, इस पंप की पावर कितनी है। चलो करो इस क्वेश्चन को, बढ़िया कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा इस क्वेश्चन में। हो गया, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन करो, और अब मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूं। 3 2 1 स्टार्ट। देखो टाइम हमें कितना, पहले लिखो, फिजिक्स में न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में लिखो दिया क्या क्या हुआ है। टाइम दिया हुआ है 5 मिनट, ठीक है, टाइम दिया हुआ है 5 मिनट। वाटर का मास दिया हुआ है हमको, कितना वाटर इसने ऊपर पहुंचाया, तो मास दिया हुआ है हमको, कितना दिया, 15 केजी, ठीक है। अच्छा आप क्वेश्चन हम एसआई यूनिट में सॉल्व करते हैं, तो इस 5 मिनट को एसआई यूनिट में जरा कन्वर्ट कर लो। तो 5 मिनट में कितनी सेकंड हो गई, एसआई यूनिट तो टाइम की सेकंड होती है ना, 300 सेकंड हो गई, 300 सेकंड, ठीक है, 300 सेकंड हो गई। वाटर का डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं, क्या हम वाटर का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, या फिर वाटर की हाइट निकाल लें कि पहले कितनी हाइट पे था और अब कितनी हाइट पे है,
ठीक है, तो ये बीच की जो हाइट है वो निकालना तो हम निकाल सकते हैं। 10 मीटर है, ये 60 मीटर है, तो ये जो टोटल हो गई ये 70 मीटर हो गई हमारी। यानी जो वाटर की जो टोटल हाइट उसने कवर की इस टाइम में वो कितनी है, 70 मीटर। 70 मीटर है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, इसकी पावर निकालनी है। पावर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए। क्या कर सकते हैं, पावर के पहले फॉर्मूले देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। इज इक्वल टू, एक तो होता है वर्क डन अपॉन टाइम, एक होता है एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वर्क डन तो हम इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम ये निकाल सकते हैं कि यहाँ पे उसने, चलो उसका वर्क डन हम निकाल, पंप का जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, इस वाटर ने, जब ये वाटर यहां से यहां चला गया तो इसकी देखो पोजीशन चेंज हो गई, और पोजीशन चेंज होने की वजह से किसी ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी आती है वो क्या होती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। यानी इस वाटर के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गई। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कहां से, इस पंप ने कुछ वर्क डन किया जो कि क्या बन गया, उस वाटर की पोटेंशियल एनर्जी बन गया। तो उस वाटर की हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, एम जी एच, मास इंटू ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय एच, ठीक है। वैल्यू पुट करके देखो जरा, इसमें वैल्यू पुट करो, हमारे पास क्या क्या वैल्यूज दी हुई है देखो। इज इक्वल टू, मास हमको दिया हुआ है वाटर का कितना है, 15 केजी, 15, ठीक है, और सब कुछ ऐसा ही यूनिट में, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू, जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8। ये भी अगर नहीं पता है तो फिर क्या फायदा है, ये तो पता होना चाहिए ना, अभी तक फिर फिजिक्स पढ़ी क्या। जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8, ये तो हमको अपनी तरफ से पता है 9.8 होती है छोटे जी की वैल्यू। एच की वैल्यू देखो हमको दी हुई है 70 मीटर, रख दो 70, इसको जरा मल्टीप्लाई करके देखो, करो जरा इसको मल्टीप्लाई, क्या आंसर आता है। तो इसको मल्टीप्लाई करके अगर हम देखें तो कितना आंसर आ जाएगा, 15 105 हो गया, 98 से मल्टीप्लाई कर दो इसको मल्टीप्लाई करना जरा, यहाँ पे कितना होगा, 8 5 जा 40, 0 4 कैरी, 8 0 0 0 4 4, 8 1 जा 8, ठीक है, 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 0 0 4, 9 1 जा 9, प्लस कर दो 0 9 2 1 1 0। हाँ वैल्यू कोने में घुस गई यार, वैल्यू बिल्कुल 10290, 10290, ये हमारी वैल्यू आ गई पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की। एक बार मैं चेक कर लूं सही है ना सब वैल्यूज, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है, सही है। तो ये तो हो गई एनर्जी, इतनी एनर्जी क्या हुआ, उस वाटर के पास अब इतनी एनर्जी आ गई, यहाँ जो वाटर था इसके पास इतनी एनर्जी है, तो यानी इतना ही वर्क डन किया होगा इसने। भाई इसके पास इतनी एनर्जी कहां से आई, इस पंप का जो वर्क डन था वो इसकी एनर्जी बनता गया, ठीक है, इसकी एनर्जी बनता गया वो वर्क डन जो था। अगर भाई ये बात समझ में नहीं आ रही वर्क डन एनर्जी कैसे बनता है, एनर्जी वर्क डन कैसे बनती है, तो तुम मेरा वो वाला वीडियो देखना, पोटेंशियल एनर्जी वाला वीडियो था, पोटेंशियल एनर्जी वाले वीडियो को देखना, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी वाला वीडियो, उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। या फिर काइनेटिक एनर्जी वाले वीडियो में समझाऊंगा, मेरे को ध्यान नहीं है ऐसा कि मैंने कौन से वीडियो में बताया था इसको डिटेल में, ठीक है। तो ये इसकी एनर्जी आई, ये एनर्जी क्या है, इसका जो वर्क डन है यही है, यानी इसका जो वर्क डन था इस पंप का वर्क डन जो था वो कितना आ गया हमारे पास 10290, 10290 जूल, ये आ गया इसका वर्क डन। अब देखो वर्क डन आ गया, वर्क डन को हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलती है पार, ठीक है। टाइम हमको दिया हुआ है 15 मिनट, वो 5 मिनट, 5 मिनट क्या नहीं हो गया, कितना हो गया 300 सेकंड, तो पार इज इक्वल टू 10290 डिवाइडेड बाय 300, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको डिवाइड करके देखते हैं, पार इज इक्वल टू आ गई 3 2 4 9 1 0 0 कैंसिल हो गया 34.1, और ये देखो ये किस में थी, जूल में, और ये किस सेकंड में, जूल पर सेकंड, इसको हम लिख देते हैं वॉट,
ठीक है, ये हो गया हमारा वॉट में। ठीक है, पावर हमारी निकल के आ गई 34.1 वॉट। ठीक, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया पावर, और इसी के साथ एक नया ये चैप्टर भी समाप्त होता है हमारा। अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे साउंड। तो फिजिक्स के हमारे 4 चैप्टर हो चुके हैं, लास्ट चैप्टर बचा है हमारा साउंड। ठीक है, पावर का कॉन्सेप्ट के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। बाकी इस चैप्टर के आप इनफाइनाइट तक क्वेश्चन करो अपनी तरफ से, इनफाइनाइट तक कर लो, क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं, कितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और एक और मुझे बताना था, यहाँ पे मैंने एक सेकंड चैनल बनाया था, जिसको पता होगा 1-2 महीने पहले बनाया था वो चैनल। वहां पे मैं क्या करता हूँ, ये तो इस चैनल पे तो मैं सिलेबस डाल रहा हूँ, उस चैनल पे मैं मतलब ऐसी कुछ सिलेबस से हटके कुछ चीजें, सिलेबस से हटके जो कि मतलब इंटरेस्टिंग तो होती है लेकिन सिलेबस में नहीं है, पढ़ाई नहीं जाती वो चीजें, लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग है और जरूरी भी है, उनको जानना जरूरी भी है। तो उस चैनल पे मैं इस टाइप के वीडियोस डालता रहता हूँ। ठीक है, तो उस चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और उस चैनल पे एक सीरीज आने वाली थी जिसको मैंने उस चैनल पे मैंने उसका ट्रेलर भी डाला था, अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्स, जिसमें क्या होगा, मैं यूनिवर्स के कुछ ऐसे बिग बैंग थ्योरी, कुछ ऐसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि मतलब क्या है, बहुत ही हाई लेवल के टॉपिक है, बहुत ही हायर स्टडीज में पढ़ाए जाते हैं, उनको थोड़ा सिंप्लीफाइड मैनर में आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा और बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे उसको और ज्यादा इंटरेक्टिव बनाने की। तो वो सीरीज जल्दी आने वाली है। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल को अगर कर रखा है तो, इस चैनल को नहीं कर रखा है तो इसे भी कर लो। थैंक यू।